हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सीरीज आपके सामने ला रहे हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले जो वीडियोस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, आई रिकमेंड कि उसको पहले वो वीडियोस देखने होंगे, तब जाके उसे ये चीजें समझ आ जाएगी। क्योंकि हम लोग पहले बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और बाद में उसके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज लाते हैं, और आगे भी हम इसी प्रोसीजर को अपनाते हुए इस सारे सिलेबस को A to Z कंप्लीट करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है हमें छूट जाती है जब हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कहीं पे कोई चीज हमें ना छूटे, इसी के लिए हम लोग यहां पे इस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके सामने ला रहे हैं। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच इज बिगर कोलम और ए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए, आपको बताना है कि कोलम और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, क्या इन दोनों में हमारे पास कौन सा बड़ा है। क्या आपके जहन में अभी तक अगर ये बात बैठी हुई होगी कि शायद कोलम और इलेक्ट्रॉन जो है ये एक जैसी बात है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग इस चीज को यहां पे क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कोलम। इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। बिल्कुल, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, चार्जेड पार्टिकल है, इसलिए इसका जो चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कोलम। अब रही बात हमारे पास एक कोलम की। देखो, आपको मैंने क्वांटाइजेशन में पढ़ाया था Q इज इक्वल टू एनई प्लस माइनस एनई। तो यहां पे n जो होता है ये हमारे पास बराबर होता है Q डिवाइडेड बाई E को। अब देखिए, यहां पे हम लोग एक कूलम की बात करेंगे तो हम एक कूलम ले लेंगे, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ दे। तो ये जो हमारे पास आता है, आप जरा गौर कीजिए, 1 डिवाइड बाई 1.6 है, लेकिन इंटू 10⁻+19। मुझे यहां पे कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि वो प्रोसेस हम लोग आगे भी करने वाले हैं बहुत सारे जगहों पे। लेकिन मैं सिर्फ आपको यहां पे बता रहा हूं कि आप जरा गौर कीजिए, ये हमारे पास इंटू में क्या है, ये 10⁻⁹ है। अब खुद अंदाजा लगाइए कितने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि इसका वैल्यू जो होता है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। मुझे वो कैलकुलेट यहां नहीं करना है, कोई मुझे उसके साथ कोई यहां पे कैलकुलेशन मुझे जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि आप मुझे बताइए कि कोलम बड़ा है या चार्ज बड़ा है। तो ऑब्वियसली यहां पे क्लियर हो गया कि हमारे पास कौन बड़ा है, कोलम जो है, कोलम्ब बड़ा है। जो कोलम है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा है। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज के बाद आप ये नहीं सोचोगे कि हमारे पास चार्ज जो किसका होता है, जो कोलम है, शायद इलेक्ट्रॉन ही कोलम है, एक कोलम इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। नहीं डियर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा डियर स्टूडेंट नहीं होता है। क्या होता है कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, एक कोलम में। समझ लेना बात को। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास होंगे तब मैं कह सकता हूं हमारे पास एक कोलम चार्ज है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। चलिए नया क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है एन इबोनाइट रॉड हेल्ड कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग विद अ फ्लैनल बट ए कॉपर रॉड कैन नॉट बी चार्ज्ड लाइक दिस। ऐसा क्यों होता है कि देखो, समझो क्वेश्चन को, पहले मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं। आप बताइए बेटा कि हमारे पास एक इबोनाइट रॉड होता है, ये प्लास्टिक जैसा होता है। आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारे पास पहले फाउंटेन पेन आते थे, उनकी जो बॉडी होती थी, वो बॉडी जो होती थी वो इबोनाइट की बनी हुई होती थी। तो अगर ये चार्जड हम लोग करेंगे बाय रबिंग, लेकिन विद अ फ्लैनल, बट ए कॉपर रॉड, जो हमारे पास कॉपर रॉड है वो चार्ज नहीं हो रहा है इस तरीके से। ऐसा क्यों होता है, तो समझो डियर। यहां पे आपको मैं एक चीज बताऊंगा। देखो, जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी क्या होती है, ये कंडक्टर होती है। क्या होती है डियर, कंडक्टर। और जो हमारे पास ये कॉपर रॉड है, हमारे पास कॉपर रॉड है, ये भी हमारे पास एक कंडक्टर ही है, यानी इसमें भी करंट पास होती है। अब समझो बात को, ये जो इबोनाइट रॉड है, ये इबोनाइट रॉड जो है ना, ये होता है बेटा इंसुलेटर जैसा। इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज इंसुलेटर। क्लियर बात है। अब देखिए, अगर आपने ह्यूमन बॉडी को, हम लोग, क्योंकि हम लोग हाथ से ही पकड़ते हैं, सपोज कॉपर रॉड को हमने पकड़ लिया, ऐसे हमने कॉपर रॉड को पकड़ लिया, जैसे
इस तरीके से हमने इसको पकड़ लिया। तो उसके बाद क्या होता है, जब हम इसको फ्लैनेल के जरिए रबिंग करते हैं, इस पे चार्ज डेवलप होता है, लेकिन चार्जेस जो है इनको एक रास्ता मिल रहा है, ये रास्ता मिल रहा है, इस हाथ से रास्ता मिल रहा है, ये सारे चार्जेस कहां चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स अब आप देखिए, अगर हमारे पास इबोनाइट रॉड होता है, क्या होता है बेटा, इबोनाइट रॉड होता है। अगर मैं बताऊं, अगर हमारे पास इबोनाइट रॉड है, इबोनाइट रॉड में क्या होता है बेटा, इबोनाइट रॉड को भी हम लोग पकड़ लेंगे, यानी बिल्कुल पकड़ लेंगे, इस तरीके से पकड़ लेंगे। लेकिन एबोनाइट रॉड जो है, एबोनाइट रॉड खुद एक इंसुलेटर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहां पे जो चार्जेस डेवलप हो गए वो फ्लो नहीं हो रहे हैं, वो एक जैसे पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे रहते हैं। इस तरीके से हमारे को यहां पे दिख रहा है कि ये जो एबोनाइट रॉड है ये चार्ज हो गया, लेकिन हालांकि कॉपर रॉड चार्ज होता है, बट उसका चार्ज जो है वो उसको रास्ता मिल रहा है और वो कहां चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो यहां पे मेन रीजन जो है वो है, हमारे पास ह्यूमन बॉडी जो है वो एक कंडक्टर है, कॉपर रॉड भी कंडक्टर है। अगर दोनों कंडक्टर होंगे तो हमारे को जो चार्जेस डेवलप हो जाएंगे उनको रास्ता मिलेगा और वो ह्यूमन बॉडी में चले जाएंगे, उसके बाद वो ग्राउंड में चले जाएंगे। लेकिन एबोनाइट रॉड जो है वो इंसुलेटर है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा है फ्लो होने के लिए, इसलिए ऐसा नहीं होता है कि ये फ्लो हो जाता है, चार्जेस फ्लो हो जाते हैं। तो हमारे को दिख रहा है कि जो हमारे पास एबोनाइट रॉड है वो चार्जड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। व्हाट डज Q1 प्लस Q2 सिग्निफाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या मतलब हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 क्या होता है। देखो समझो बात को, ये सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको बताऊं कि Q1 और Q2 का सम जो होगा वो हमारे पास 0 के बराबर होगा, तो ये सीधी सी बात है कि Q1 जो होगा वो डेफिनेटली Q2 के बराबर होगा, बट होगा अपोजिट इन डायरेक्शन। तभी जाके तो देखो यहां पे मैथमेटिक्स क्या आ रहा है, Q1 फिर प्लस Q2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सिंपली यही है कि हमारे पास दो चार्जेस है, यानी टू चार्जेस। अगर दो चार्जेस है लेकिन उनका क्या है, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा। अगर सेम मैग्नीट्यूड है उसके बाद एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइन, साइन हम कहेंगे अपोजिट साइन, डायरेक्शन की बात तो यहां है ही नहीं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो बेटा यहां पे अपोजिट साइन है इनका, यानी चार्जेस अपोजिट है और आपस में ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ यही चीज सिग्निफाई हो रहा है कि Q1 प्लस Q2 जो है तब जाके ये 0 के बराबर होगा जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड और ये आपस में अपोजिट टू ईच अदर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। कैन ए बॉडी हैज चार्ज 1.5 इलेक्ट्रॉन व्हाइल E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? आप बताइए सर कि किसी बॉडी का चार्ज 1.5 E हो सकता है, हालांकि E का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। नो डियर, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम ले सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो हमारे पास चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल नंबर में आता है। ये जो n होता है बेटा, इसको हम लोग वैल्यू देते हैं, या तो 1 देते हैं, या तो 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, 5 देते हैं। तो जरा देखिए यहां पे चार्ज तो Q है, लेकिन उसके बाद n का वैल्यू 1.5 है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि n कभी भी 1.5 नहीं हो सकता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल नंबर होता है, कभी भी हमारे को ये 1.5 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर नो हो सकता होगा। तो इस तरीके से चलिए आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज कंसीडर 3 चार्जड बॉडीज A, B एंड C इफ A एंड B रिपेल ईच अदर। देखिए समझिए बात को, अगर A बॉडी हमारे पास है, फिर है B बॉडी, ये आपस में रिपेल कर रही है एंड A अट्रैक्ट्स, A जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, किसको, C को अट्रैक्ट कर रहा है। समझो बात को, यानी ये दोनों तो रिपेल कर रहे हैं, यानी रिपेल कर रहे हैं, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझो बात को, समझ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं यहां पे। तो ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, C को अट्रैक्ट कर रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन बी एंड सी? इन दोनों के दरमियान क्या होगा। समझो अगर ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, तब जाके ये रिपेल करेगा। तो कंफर्म अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास अट्रैक्ट होगा। तो ये जो आपस में होंगे ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये अट्रैक्ट हो जाएंगे यहां पे, तब जाके साइनस हम सही कह सकते हैं। अब चलिए आगे, अगर हम दूसरे तरीके से कहेंगे, सपोज ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव है, फिर भी देखिए ये फिर से अट्रैक्ट ही करेंगे। तो हमारे पास फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो यहां पे अट्रैक्टिव इन नेचर होगा फोर्स, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इनमें आमतौर पर स्टूडेंट गलती कर लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, ए मेटल स्फीयर हैज ए चार्ज ऑफ -6, याद रखना चार्ज हमारे पास है -6 माइक्रो कोलम, ये हमारे पास चार्ज है। लेकिन इसके बाद हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 5 इंटू, देख लीजिए 5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम द स्फीयर, वो स्फीयर से निकल रहे हैं। तो व्हाट वुड बी द नेट चार्ज ऑन इट, इस पे कितना चार्ज रहेगा। समझो बेटा,
अगर आपके पास Q1 हमारे पास है -6 माइक्रो कोलम, तो देखिए Q2 जो है, Q2 हमारे पास बेटा किसके बराबर होता है, Ne के बराबर। तो अगर मान लीजिए ये दूसरा Q2 हमारे पास नेक्स्ट चार्ज है स्फीयर का। अब देखिए यहां पे Q2 जो है, Q2 हमारे पास है Ne, तो बताइए n कितना है, n तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इनटू साथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगा वो हमारे पास आएगा 8.0 इंटू 10 रेज़ पावर -7। आप समझ रहे हो बात या नहीं समझ पा रहे हो? 19 में 12, तो यहां पे ये 5 को 1.6 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास ये पहुंच जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 0.8 इंटू 10 रेज़ पावर -6, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग माइक्रो कोलम वैल्यू में लिख सकते हैं। अभी तो ये कोलम में है, लेकिन अब हम इसको माइक्रो कोलम में लिख सकते हैं, क्योंकि पता है आपको माइक्रो कोलम जो है माइक्रो होता है 10 रेज़ पावर -6 इंटू दिस इज द माइक्रो कोलम। अब ये हमारे पास माइक्रो कोलम होगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए स्फीयर से, वो हमारे को क्या मिलेगा, वो हमारे को मिलेगा यहां पे हमारे पास जो नेट चार्ज होगा, क्योंकि ये नेट चार्ज हमारे पास मिलेगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। देखिए आप समझो बात को। देखिए अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे हमारे पास Q1 किसके बराबर है, वो है -6, और यहां पे प्लस क्या है बेटा 0.8 है, तो ये दोनों माइक्रो कोलम है। इस तरीके से हमारे को मिल जाएगा दैट इज -5.2 माइक्रो कोलम। ये जो है देखो समझो बात को, मैं फिर से एक बार आपको ये यहां पे क्लियर करूंगा। एक स्फीयर है बेटा, इस पे कितना चार्ज है, यहां पे -6 माइक्रो कोलम है चार्ज, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें बाहर निकले। जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें बाहर निकलेंगे तो मुझे बताओ, अगर इतना चार्ज हमारे को बाहर निकलेगा तो इस पे हमारे पास था कितना, -6 माइक्रो कोलम, लेकिन ये वाला जो चार्ज है ये इसमें बाहर निकला, तो इसके पास अब कितना नेट चार्ज रहेगा, इसके पास रहेगा -5.2 माइक्रो कोलम। ये बात क्लियर है या नहीं? इतने हमारे पास चार्ज इसमें रिमूव हो गया। चलिए इतने इलेक्ट्रॉन्स मैंने कहे आपको कि यहां से निकल रहे हैं, इतने मैं कह रहा हूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकल गए, तो ओवरऑल इसका चार्ज जो होगा वो फिर से नेगेटिव होगा, दैट इज 5.2 माइक्रो कोलम। आई होप यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, इतना सा चार्ज इसमें बाहर निकला, ये जो मैं कह रहा हूं 0.8। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो यहां पे पॉइंट हमारा है ए गिलास रॉड व्हेन रब्ड विद सिलिक। अगर गिलास रॉड को रब करेंगे सिलिक के साथ, देखो गिलास रॉड को रब किया सिलिक के साथ, सिलिक क्लोथ हमारे पास है, एक्वायरस चार्ज इतना, यानी गिलास ने एक्वायर किया कितना चार्ज 1.6 इंटू इतना चार्ज इसने एक्वायर किया 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -13 कोलम, इतना चार्ज इसने एक्वायर किया। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द सिलिक क्लोथ? ये देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो हमेशा याद रखना कि ये हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज उसने एक्वायर किया तो सीधी सी बात है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। जो सिलिक हमारे पास है, सिलिक विल एक्वायर, याद रखना विल एक्वायर, क्या करेगा बेटा वो एक्वायर ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -13 कोलम, इतना ही वो चार्ज एक्वायर करेगा। सिलिक जो कह रहा है, ये इसने बोला था, लेकिन होगा ये नेगेटिव एंड विल बी नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा। क्योंकि अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमारे पास सिलिक रॉड है, एक्वायर इतना चार्ज एक्वायर कर रहा है, तो सिलिक रॉड जो है अगर गिलास रॉड पे इतना चार्ज डेवलप हो रहा है तो ये हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव है। ठीक है, इतनी सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अगर एक पॉजिटिव अटेंड करेगा दूसरा नेगेटिव अटेंड करेगा। चलिए व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। जो बेसिक कॉज होता है इस क्वांटाइजेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ होता है बेटा इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर जो n, मैंने बार बार आपको बताया कि ये जो n होता है Q इज इक्वल टू NE, यही n जो है ये बेसिक फैक्टर है, यही बेसिक कॉज है। किसका? बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का बेसिक कॉज यही है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। बहुत ही आसान है, उतना टफ नहीं है, लेकिन आपको समझना है। चलिए 9th क्वेश्चन लेते हैं। क्वार्क्स जो होते हैं आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इनका फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। सीधी सी बात है, डज दिस डिस्कवरी वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्या इससे वायलेट हो रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या है, अगर सपोज कहीं पे भी क्वार्क्स डिटेक्ट हो गए किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो अगर मैं आपको बताऊं कि इनका जो चार्ज होता है ना, इनका चार्ज होता है E/3 हमारे पास, और या तो होगा 2E/3। समझो बात को, अगर मैं आपको बताऊं इन दोनों को हम लोग ऐड अप करेंगे, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होता है बेटा, ये ओबे करने चाहिए क्वांटाइजेशन लॉ को। चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए E/3 है प्लस 2E/3 है, तो हमारे को नेट क्या बनेगा, 3E/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर से हमारे को एक इलेक्ट्रॉन मिला, यानी ये जो नंबर मिला n, हमारे को इंटीग्रल नंबर मिला। फ्रैक्शनल चार्ज होने के बावजूद जो इनका मिनिमम वैल्यू क्वांटम ऑफ चार्ज है वो है E/3, यहां है हमारे पास 2E/3, लेकिन लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन होल्ड करने चाहिए। अगर ये लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन होल्ड नहीं करेंगे तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्वार्क्स
डेवलप हो रहे हैं। बट अगर ये डेवलप हो रहे हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो इनको क्या करना पड़ेगा, तब तक मैं नहीं मान लूंगा जब तक ये इस लॉ को ओबे नहीं करेंगे। इसको क्वांटाइजेशन का लॉ ओबे करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वांटाइजेशन का लॉ है ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है। अब चलते आगे, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा, बहुत ही आसान है ये। अब देखिए, गिलास ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास गिलास ऑब्जेक्ट है, गिलास ऑब्जेक्ट इज चार्ज टू +3 नैनो कोलम बाय रबिंग। एक गिलास ऑब्जेक्ट है, ये +3 नैनो कोलम बाय रबिंग के जरिए डेवलप हो रहा है इस पे चार्ज। उसके बाद क्या हो रहा है, इट with a silk cloth के जरिए, in this rubbing process have protons been added to the object or have electrons been removed from it। इस प्रोसेस में आपको बताना है कि आप हमें बताइए क्या इसमें प्रोटॉन्स ऐड किए गए या इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। देखो समझो बात को, ये तो obvious सी बात है कि अगर कभी भी हम लोग रबिंग करते हैं तो इनमें मेन चीज जो है वो हमारे को इलेक्ट्रॉन ही दिख रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। तो होता क्या, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्लस चार्ज चढ़ेगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं क्या वो ऐड हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गए होंगे, रिमूव हो गए होंगे। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ना कि कोई प्रोटॉन हम किसी में ऐड करेंगे। हम प्रोटॉन को यहां पे लाएंगे और वो ऐड हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टू इंसुलेटेड चार्जड कॉपर स्फीयर्स, हमारे पास टू इंसुलेटेड चार्जड कॉपर स्फीयर्स है A एंड B ऑफ आइडेंटिकल साइज, चार्ज हमारे पास इनका QA है QB है रेस्पेक्टिवली। अ थर्ड स्फीयर C ऑफ द सेम साइज बट अनचार्जड ब्रॉट इन कांटेक्ट विद फर्स्ट एंड देन इन कांटेक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, व्हाट इज द न्यू चार्ज ऑफ A। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर A चार्ज हमारे पास यहाँ चार्जड स्फीयर है और ये हमारे पास दूसरा चार्जड स्फीयर है, ये है A ये है B, इसमें चार्ज जो है वो है QA और इसमें चार्ज जो है वो है QB। ये दो चार्जेस हमारे पास है। अब तीसरा स्फीयर जो है वो तीसरा स्फीयर हम लोग यहां पे लाते हैं, इसको C नाम हमने रखा, लेकिन ये अनचार्जड है। ये दो चार्जड है और ये हमारे पास अनचार्जड है। पहले इसको टच करवाएंगे इसके साथ, फिर टच करने के बाद इसको फिर इसके साथ टच करेंगे, फिर उसके बाद इसको दूर ले जाएंगे। तो आपको बताना है कि क्या इसमें डेवलप होगा। देखो बेटा समझो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए QC जो है ना, QC, ये जो हमारे पास QC, इसका चार्ज जो मैं बताऊंगा यहाँ पे QC, वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं यहाँ पे। ये देखिए, अगर QC को देखा जाए, एक तो इसका अपना हमारे पास जो चार्ज है वो तो 0 है, प्लस उसके बाद QA का चार्ज हमारे को मतलब A स्फीयर का चार्ज जो है वो QA है, डिवाइड बाय इसको हो जाएगा 2। इसका मतलब है इस पे डेवलप होगा QA डिवाइडेड बाय 2। ये कौन अटेंड करेगा, हाफ चार्ज ये ले लेगा अपने पास। अब यही स्फीयर जो है इसको मैं इसके सामने ले लूंगा, यानी B के सामने। अब इसके पास कितना आया, QA डिवाइडेड बाय 2 टच होने के बाद, उसके बाद इस स्फीयर को इसके पास ले जाएंगे, तो अब इसके पास कितना आ जाएगा। अब QA डैश जो है, आप मुझे बताइए QA डैश भी कितना रहेगा, पहले इसके पास भी देखना है, इसके पास कितना रहेगा, वो रहेगा बराबर हमारे को QA डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका हाफ अपने पास रहेगा, इसका रहेगा अब QA डिवाइडेड बाय 2। ये बात क्लियर है। अब देखिए, अब आपको बताना है यहाँ पे जो QC हमारे पास है, ये QC डैश में यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि इसको अभी और एक टच लगाना है। अब QC डैश में इसको लिखूंगा, देखो QC डैश हम लिखेंगे इसको। इस QC डैश को जरा देखते हैं, इसके पास कितना है QB, इसके पास कितना है बेटा QC। देखो QC आया था ना पहले, ये आया था QC, अब इसके पास QC था, वही QC एक्चुअली ये था, प्लस उसके बाद QB डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसको मैं पुट करूंगा यहाँ पे, QC जो है, QC किसके बराबर है, वो हमारे पास है QA डिवाइडेड बाय 2, प्लस उसके बाद यहां पे इस QB का जो हमारे पास है वो तो हमारे पास QB ही है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। बात समझ आ गई। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, QA प्लस 2 QB डिवाइडेड बाय, और यहां पे हो जाएगा 2 2 4। इतनी सी बात। देखो यहां पे अब देखिए QB पे कितना आ जाएगा, QB पे भी हमारे को क्या चार्ज आ जाएगा, था तो उसके पास QB, लेकिन अब हम लिखेंगे QB डैश, तो उसके पास अब आ जाएगा QA प्लस 2 QB डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो चार्ज है ये हमारे को किस पे मिलेगा, B पे मिलेगा अब, और ये जो हमारे पास है ये हमारे को मिल जाएगा QA डैश पे हमारे पास चार्ज मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा QA डैश, यानी ये जो है दैट इज QA डैश, ये चार्ज मिलेगा। और QC पे कितना चार्ज मिलेगा, जो QC पे चार्ज मिलेगा वो मिलेगा बराबर इतना। बात समझ आ गई, यानी इसका और इसका चार्ज जो होगा वो अब सेम ही होगा, QC का और QB का, क्योंकि इसको इसके साथ टच करवाया। पहले तो एक टच में इसका बराबर आएगा, फिर दूसरे टच में इसका बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास न्यू चार्ज होगा किस पे, स्फीयर B पे, ये B पे न्यू चार्ज होगा। तो ये बोला था व्हाट आर द न्यू चार्जेस ऑन A एंड B, A और B पे कौन से न्यू चार्जेस होंगे। A पे हमारे पास ये चार्ज होगा और B पे हमारे पास ये वाला चार्ज होगा। इसको मैं यहां पे लिखूंगा भी, दैट इज एक तो होगा QA प्लस 2 टाइम्स QB डिवाइडेड बाय 4, ये चार्ज होगा इस स्फीयर का। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये, तो मैंने सोचा था आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करवाएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो आपको बताए जिनमें मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए।
तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फिर से मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।